नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की हुई घोषणा। 1 करोड़ घरों में लगेंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम। 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी के लक्ष्य तक पहुंचने में योजना करेगी मदद। केंद्रीय गृह मंत्री ने की एक बड़ी घोषणा। सरकार लगाएगी पूरे भारत म्यांमार बॉर्डर में बाड़। म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम समझौते पर होगा पुनर्विचार। और बताद्रवा थाना चर्चा में। यह मठ है असमिया वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक। असम के नगांव जिले में स्थित है यह मठ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में आप पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए खबर पर विस्तार से डालते हैं नजर। अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत सरकार ने 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। यह योजना न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली बिल को कम करने में मदद करेगी, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगी। ऐसा नहीं है कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने वाली यह देश की पहली योजना है। इसके पहले भी एक योजना बनाई गई थी। तो चलिए समझते हैं कि इससे पहले देश में सोलर एनर्जी से रिलेटेड कौन सी योजना थी। ऐसा क्या हुआ कि देश को एक नई सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक नई योजना की जरूरत आन पड़ी। ये भी जानेंगे कि भारत की वर्तमान सौर क्षमता क्या है और देश के लिए सौर ऊर्जा क्यों महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत की वर्तमान सौर क्षमता क्या है। 2010 में भारत की सौर क्षमता 10 मेगावाट से भी कम थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार दिसंबर 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस बीच दिसंबर 2023 तक रूफटॉप सोलर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 11.08 गीगावाट है। ध्यान रखिए कि कुल सौर क्षमता के मामले में राजस्थान 18.7 गीगावाट के साथ शीर्ष पर है। गुजरात 10.5 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। लेकिन जब रूफटॉप सोलर ऊर्जा क्षमता की बात आती है तो गुजरात 2.8 गीगावाट के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र 1.7 गीगावाट के साथ दूसरे नंबर पर है। गौरतलब है कि देश की मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 180 गीगावाट है, जिसमें सौर ऊर्जा की बड़ी हिस्सेदारी है। अब सवाल यह भी आता है कि भारत के लिए सौर ऊर्जा का विस्तार करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के नवीनतम विश्व ऊर्जा आउटलुक के अनुसार अगले 30 सालों में भारत में दुनिया में किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ऊर्जा मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। अब जब ऊर्जा की इतनी बड़ी मांग होगी तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा की सप्लाई भी होनी चाहिए। लेकिन ऊर्जा की सप्लाई एक विश्वसनीय स्रोत के साथ होनी चाहिए। देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सिर्फ कोयला संयंत्र पर निर्भर नहीं हो सकता। हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में अपने कोयला उत्पादन को दोगुना कर दिया है, लेकिन भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पर पहुंचने का भी है। इसलिए सौर ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना जरूरी है। सवाल यह है कि इसके लिए सरकार ने क्या किया था। तो देखिए, 2014 में सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का लक्ष्य 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की संचाई स्थापित क्षमता हासिल करना था। हालांकि यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। इस कारण से सरकार ने लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा 2022 से बढ़ाकर 2026 कर दी है। इस प्रकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास माना जा रहा है। इस योजना में आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना शामिल होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। घोषणा ये है कि केंद्र सरकार पूरी भारत म्यांमार बॉर्डर में बाड़ लगाएगी। भारत सरकार म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम यानी FMR समझौते पर पुनर्विचार कर रही है और भारत से म्यांमार आने जाने की आसान व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। चलिए समझते हैं कि फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है, इसे क्यों अपनाया गया था और अब इसे किन कारणों से खत्म किया जा रहा है। देखिए, दोनों देशों के बीच 1643 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा है।
यानी खुली सीमा है। ये मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। एफएमआर समझौता या भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को 2018 में लागू किया गया था। नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि यह व्यवस्था दोनों देशों में आने जाने से संबंधित है। एफएमआर दोनों देशों की आसान सहमति से बनाई गई व्यवस्था है। क्या होता है यह व्यवस्था में, इसके बारे में भी आइए नजर डालते हैं। इसके तहत दोनों तरफ सीमा पर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के एक दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति मिलती है। इसे 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में लागू किया गया था। उस समय भारत और म्यांमार के बीच राजनयिक संबंध भी बढ़ रहे थे, लेकिन मन में सवाल ये आता है कि ये ऐसी व्यवस्था की जरूरत क्यों महसूस हुई थी। देखिए, भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर लाइन 1826 में अंग्रेजों द्वारा खींची गई थी, वो भी मनमाने तरीके से। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की राय भी नहीं ली गई थी। इस बॉर्डर ने एक ही जातीयता और संस्कृति के लोगों को उनकी सहमति के बिना दो देशों में बांट दिया था। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मणिपुर के मोरेह क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं जहां के कुछ घर म्यांमार में भी आते हैं। नागालैंड के मोन जिले में बॉर्डर लाइन लोंगवा गांव के मुखिया के घर से होकर गुजरती है, जिससे उनका घर दो हिस्सों में बंट जाता है। ऐसी और भी बहुत सारी समस्याएं थीं। इस कारण भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था बनाई गई। हालांकि मकसद सिर्फ इतना ही नहीं था। लोगों के बीच संपर्क को आसान बनाने के अलावा एफएमआर सीमा पर स्थानीय व्यापार को बढ़ावा भी देता है। इसके साथ ही व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के लिए भी यह व्यवस्था काफी फायदेमंद है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब व्यवस्था इतनी अच्छी है तो आखिर सरकार इसको खत्म क्यों कर रही है। दरअसल 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ था। इसके बाद म्यांमार के सैन्य प्रशासन ने कुकी चिन लोगों के खिलाफ उत्पीड़न शुरू कर दिया। उत्पीड़न शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में म्यांमार के कुकी चिन आदिवासी भारत, विशेषकर मणिपुर और मिजोरम में आने लगे। मिजोरम में म्यांमार के कुन चिन लोगों के घनिष्ठ जातीय और सांस्कृतिक संबंध हैं। मिजोरम ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के विरोध के बावजूद 40,000 से अधिक शरणार्थियों के लिए शिविर भी बना दिए। देखिए, अवैध प्रवास के कारण चाहे जो हो, लेकिन राष्ट्र और राज्य के व्यापक हित और सुरक्षा के लिए अवैध प्रवास हमेशा खतरनाक होते हैं। कुकी चिन लोगों का अवैध प्रवास मणिपुर में चल रहे संघर्ष से भी संबंधित है। इसके साथ ही अवैध प्रवास से नार्कोटिक सब्सटेंस की तस्करी और सीमा पार आतंकवाद का खतरा भी है। बताया जाता है कि यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट यानी यूएनएलएफ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यूएलएफए जैसे कई विद्रोही समूहों ने भारतीय सीमा से सटे म्यांमार के क्षेत्रों में शिविर बनाए हैं। यहाँ से वह समूह अपनी गतिविधियों को ऑपरेट करते हैं। फंडिंग के लिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे काम भी करते हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में मणिपुर में नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत 500 मामले दर्ज किए गए और 625 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही हजारों करोड़ की ड्रग्स और मादक पदार्थों को नष्ट या जब्त किया जा चुका है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एफएमआर को बनाया गया था किसी और मकसद के लिए, लेकिन अब इस व्यवस्था का लगातार दुरुपयोग हो रहा है और इससे देश को खतरा हो सकता है। अधिकांश विशेषज्ञ बात से सहमत हैं कि एफएमआर को बेहतर बनाए जाने की जरूरत है। स्थानीय आबादी के हितों को देखते हुए ना तो एफएमआर को पूरी तरह हटाना और ना ही सीमा पर पूरी बाड़ लगाना ठीक हो सकता है। कमेंट करके बताइए भारत सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी को असम के बताद्रवा थान जाने से रोक दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि बताद्रवा थान क्या है। बताद्रवा थान या मठ असम के नगांव जिले में स्थित है। इसको बोरदोवा थान भी कहते हैं। यह जगह काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल यह असमिया वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह जगह वैष्णव सुधारक संत शंकरदेव के जन्म स्थान पर स्थित है। असम में 15वीं शताब्दी के दौरान नव वैष्णव धर्म का अभ्यास और प्रचार करने के लिए शंकरदेव ने 1494 ईस्वी में बोरदोवा में पहली बार कीर्तन घर की स्थापना की और एक शरण हरि नाम धर्म का प्रचार किया। एक शरण हरिनाम धर्म ने गायन और कीर्तन के माध्यम से भगवान कृष्ण की भक्ति के रूप में
पूजा पर ध्यान केंद्रित किया। यानी एक शरण हरिनाम धर्म में भगवान कृष्ण की भक्ति के रूप में पूजा की जाती है। कृष्ण के नाम और उनके कामों को गाकर सुनाकर उनकी पूजा की जाती है। शंकरदेव ने जाति भेद, रूढ़िवादी ब्राह्मण अनुष्ठानों और बलिदानों से मुक्त समानता और भाईचारे पर आधारित समाज का समर्थन किया था। उनकी शिक्षा मूर्ति पूजा के बजाय प्रार्थना और नाम जप पर केंद्रित थी। उनका धर्म देव, नाम, भक्त और गुरु के 4 घटकों पर आधारित था। नव वैष्णव सुधारवादी आंदोलन के कारण असम में थान या सत्रस नामक मठ बनाए गए। यानी श्रीमंत शंकरदेव ने असम में घूम घूमकर नव वैष्णव का प्रचार किया था। जिन जिन स्थानों पर वे गए थे 16वीं शताब्दी में उन्हें मठ बना दिया गया था। आज इन मठों को वहां थान या सत्र के नाम से जाना जाता है। ये मठ 16वीं शताब्दी में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के केंद्र के रूप में स्थापित किए गए थे। शंकरदेव ने कला के माध्यम से भगवान की पूजा करने की अनूठी पद्धति की शुरुआत की थी, जिसे यहाँ अभी भी फॉलो किया जाता है। आज इन मठों में बोरगीत संगीत, क्षत्रिय नृत्य और भौना रंगमंच के साथ शंकरदेव के अद्वितीय दृष्टिकोण का प्रचार करते हैं। ये थान या मठ राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय पहचान हमेशा असम की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और थान या मठ असमिया पहचान का एक प्रमुख घटक है। चलिए, वक्त हो चला है रैपिड न्यूज पर नजर डालने का। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई जा रही है। पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत 2021 से की गई है। यह दिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस उत्कृष्ट योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर ऐतिहासिक प्रतिबिंबों और जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संयोजन वाला एक बहुआयामी उत्सव भी आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा अभ्यास शुरू करने जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास में करीब 90,000 सैनिक शामिल होंगे। स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 नाम का यह अभ्यास मई तक चलेगा तथा यह अभ्यास जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों के क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इस नए अभ्यास में नाटो के सभी 31 देशों के सैनिक शामिल होंगे और इसके अलावा स्वीडन के सैनिकों को भी शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि स्वीडन को नाटो में पूर्ण देश की अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। हाल ही में कोचीन पोर्ट ज्वाइंट ट्रेड यूनियन फोरम ने भारत के प्रधानमंत्री से विलिंगडन द्वीप पर गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में मदद करने का आग्रह किया है। यह द्वीप केरल में अवस्थित वेम्बनाद झील का ही एक हिस्सा है। यह एक मानव निर्मित द्वीप है जो वेंडुरुथी ब्रिज द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। इसका नाम लॉर्ड विलिंगडन के नाम पर रखा गया है, जो भारत में ब्रिटिश वायसराय थे। यह द्वीप प्रसंस्करण केंद्रों, रसद, विनिर्माण, भंडारण, पैकेजिंग, निर्यात आयात व्यापार और सेवाओं के लिए एक संपन्न व्यापार क्षेत्र बन सकता है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRD ने यूजर्स को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए होने वाली विभिन्न घोटालों और डेटा उल्लंघन कृत्यों के बारे में चेतावनी दी है। आपको बता दें कि BPRD की स्थापना 1970 में गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान और सलाहकार परिषद के स्थान पर की गई थी। इसकी स्थापना देश में पुलिस की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करने, अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने तथा पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रारंभ में इसे अनुसंधान, प्रकाशन एवं सांख्यिकी प्रभाग तथा विकास प्रभाग के साथ शुरू किया गया था। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 24 जनवरी को नई दिल्ली से हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान कानून और न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में साल भर चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना है। इसके साथ ही उद्घाटन समारोह के दौरान कानूनी जानकारी, कानूनी सलाह और कानूनी सहायता के लिए एक एकीकृत कानूनी प्रणाली प्रदान करने के लिए न्याय सेतु भी लॉन्च किया जाएगा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? 2014, 2015, 2019 या फिर 2017? अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे विलिंगडन द्वीप से संबंधित गलत कथन को चुनिए। यह द्वीप केरल में अवस्थित वेम्बनाद झील का ही एक हिस्सा है। यह एक प्राकृतिक द्वीप है। यह वेंडुथुरी ब्रिज द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। इसका नाम लॉर्ड विलिंगडन के नाम पर रखा गया है, जो भारत में ब्रिटिश वायसराय थे।
चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में पूछे गए प्रश्नों पर और उनके सही उत्तरों पर। प्रश्न पूछा गया था, इदाते आयोग का संबंध है मौलिक अधिकारों से, पूजा स्थल अधिनियम से, जनजातियों से, बैंकों के ट्विन बैलेंस शीट समस्या से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इदाते आयोग का संबंध जनजातियों से है। अगला प्रश्न था, ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, एशियाई विकास बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी विश्व आर्थिक मंच। चलिए आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।